farmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें बेसिकली हमने एंडोक्राइन सिस्टम को देखना है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स आते हैं उन 4 ग्लैंड्स को देखना है, मेन 4 ग्लैंड्स को, जो कि आपके उसके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो अल्लाह पाक का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। तो बच्चों, एंडोक्राइनोलॉजी जो है ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी विच फोकस ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से पता चल रहा है, ऐसी स्टडी है जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है और उसके हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज जो है ना वो रिकॉल करवाते हैं। आपने पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, दे डू नॉट हैव डक्ट। अब उनके अंदर डक्ट्स नहीं है तो वो अपनी सेक्रीशंस, अपने प्रोडक्ट्स कैसे ब्लड में भेजते हैं? वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स, अपने हार्मोन्स ब्लड के अंदर पोर आउट कर देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आते हैं आपके पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, ओवरीज है, टेस्टिस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये सारे जो ग्लैंड्स है ना, इनकी कोई डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स जो है वो ब्लड के अंदर सेक्रेट कर देते हैं। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड आपके लिए शायद नया लफ्ज हो बच्चों। पाइनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको कहते हैं मेलानिन। ये मेलानिन आपके सोने जागने के स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है और आपकी जो स्किन की पिगमेंटेशन है उसे भी समहाउ कंट्रोल करता है। उसके बाद अगली जो है वैरायटी वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चों, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके साथ डक्ट इन्वॉल्व होती है और ये अपनी सेक्रेशन को वाया डक्ट ब्लड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आपको पता है, स्वेट हो गया, टीयर्स हो गए, स्लाइवा हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, ये सारे जो सिक्रीशंस हैं ये बेसिकली वाया डक्ट जाती हैं ब्लड में। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल देखें तो उसमें हमें स्वेट ग्लैंड्स मिलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स मिलते हैं जो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फिर सेलेवरी ग्लैंड्स मिलते हैं जिसके अंदर आपने पढ़ा था सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, फिर मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं, जो इनका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड्स है आपके स्टमक के, पैनक्रियास के, इंटेस्टाइन के, जितने भी हमने जीआईटी में पढ़े थे, तो ये ऐसे ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्लियर है? अब जहाँ पे ग्लैंड्स का जिक्र आएगा वहाँ पे हार्मोन्स का भी जिक्र आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस बनाते हैं उन्हें कहते हैं हार्मोन्स। ठीक, तो हार्मोन्स की डेफिनेशन कई दफा पूछ लेते होते हैं, पेपर में भी आ जाती होती है, तो इसकी डेफिनेशन आपने एज इट इज याद करनी है कि हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। दे आर बीइंग मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड। ठीक, तो हार्मोन्स की अगर आगे हम क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली हार्मोन की 3 या 4 टाइप्स होती हैं। आप लोग अपनी एफएससी में भी पढ़ के आए हैं, उसी चीज को रिकॉल करवा रहा हूँ। एक होते हैं बच्चों प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, कई बुक्स इसको एक ही कैटेगरी में लिखती हैं, कई बुक्स इसको सेपरेट लिखती हैं कि प्रोटीन हार्मोन्स आर डिफरेंट एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स आर डिफरेंट। ठीक है, बट यू पीपल शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में यही फर्क है ना कि अगर 1000 प्रोटीन्स होगी, 10,000 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे तो उन्हें आप प्रोटीन कहोगे, लेकिन अगर 10,000 से कम होंगे तो उन्हें आप पॉलीपेप्टाइड कहोगे। तो बेसिकली प्रोटीन कहूँ या पॉलीपेप्टाइड कहूँ, आपको पता है इसका बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड है। तो दीज हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल में आपने याद रखना है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, और आपकी वाटर रिटेंशन करवाता है। बेसिकली जो एडीएच है आपने पढ़ा था आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। आगे जाके हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन्स आपको पता चल गया, दे आर कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसी तरह स्टीरॉयड हार्मोन्स है दूसरी क्लास। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ना बच्चों, ये लिपिड से डिराइव्ड होते हैं और अमाइन हार्मोन्स जो है ये अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बेसिकली थोड़ा सा आउट
उसकी थी, थोड़ा सा जो है ना आपका प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करवा रहा था मैं। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा बच्चों, आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ना एनाटॉमी का, उसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ये 3-4 ग्लैंड्स लिखे हुए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड लिखे हुए हैं जिसके बारे में आपने पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर, इनका नाम, इनकी सप्लाई वगैरह। लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना, ये मैंने खुद ऐड किया है, क्योंकि थायराइड का जहाँ पे भी जिक्र होगा उसके साथ पैराथायराइड का भी जिक्र होगा। क्यों? थायराइड ग्लैंड के साथ ही पैराथायराइड ग्लैंड अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसलिए छोटा सा ग्लैंड है, ये हम 4 देखेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा बच्चों, जहाँ पे भी पिट्यूटरी ग्लैंड का जिक्र करेंगे हम साथ हाइपोथैलेमस का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। क्यों? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं वाया अ स्टॉक, ठीक है। एक स्टॉक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को ज्वाइन करता है, तो इसलिए हम दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है। इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स अपेंडेजेस that is located at the base of the brain in the sella turcica, most median depression in the medial cranial fossa of the sphenoid। ये जुमला आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। हमने पढ़ा था, हम आगे जाके मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। एनाटॉमी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम अपने स्कल को डाइसेक्ट करते हैं और उसका ऊपर वाला फ्लैप उठा के उल्टा करके टेबल पे रख देते हैं, तो हमें कुछ डिप्रेशन नजर आते हैं, कुछ फोसा नजर आते हैं। तो एंटीरियरली होता है, उसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, फिर मिडिल क्रेनियल फोसा, फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये तो मिडिल क्रेनियल फोसा है ना, ये मीडियल क्रेनियल फोसा, उसके अंदर स्फीनॉइड बोन होती है, ठीक है। आप सबको पता है, आपने नाम सुना हो स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन के सेंटर में एक डिप्रेशन होता है, हॉलो जगह होती है, उसे कहते हैं सेला टर्शिका। उस सेला टर्शिका के अंदर ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स अपेंडिज जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये पड़ा होता है, ठीक हो गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन समझ आ गई। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द सेला टर्शिका which is the most median depression in the medial cranial fossa of the sphenoid bone, ठीक हो गया। अब जो पिट्यूटरी होता है ना बच्चों, ये हाइपोथैलेमस के नीचे पड़ा होता है, यानी कि इंफीरियर टू हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कौन कनेक्ट करवाता है? एक स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है एक डंडा। एक स्टॉक इन दोनों को कनेक्ट करता है, उस स्टॉक के अंदर से आपकी ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स पास कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कुछ बुक्स जो है ना वो कहती हैं कि पिट्यूटरी के 3 लोब्स होते हैं, वो सेंटर में एक मीडियन लोब भी डालती हैं, ठीक है। लेकिन आप 2 ही लोब्स याद रखें, यही ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। और इसका जो स्टॉक है, जो कि इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करता है, उस स्टॉक को कहते हैं इन्फंडिबुलर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक बेसिकली राउंड ऑर्गन होता है, एक मटर के दाने के साइज का, यानी कि 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, छोटा सा ग्लैंड होता है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। अच्छा, ब्रिज ऑफ कहता है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज एंड द बेस ऑफ द ब्रेन। तो ये तो आपको पता चल गया कि एट द बेस ऑफ ब्रेन है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ब्रिज ऑफ द नोज का क्या मतलब है? बच्चों, आप अपने नोज की टिप पे हाथ लगाएं और ऊपर की तरफ जाएं, तो सेंटर में पॉइंट आता है जहाँ पे आप अपनी ग्लासेस पहनते हैं। ग्लासेस पहनते हैं ना, सेंटर वाला पॉइंट, इसे कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक हो गया। तो कहता है आपके ब्रिज ऑफ द नोज के बिहाइंड, यानी कि अगर ब्रिज ऑफ द नोज के बिहाइंड ब्रेन में चला जाए तो वहां पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, ठीक है। आपको पता है पोस्टीरियर और इंटीरियर पोर्शन में कहते हैं। अच्छा, जो एंटीरियर पोर्शन होता है ना, उसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो यहाँ से एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस थोड़ा सा समझ लें। हाइपोफाइसिस आपको पता है पिट्यूटरी का नाम है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्यों? बिकॉज इट एक्ट्स मोर एज अ ग्लैंड, ये ग्लैंड के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये बेसिकली ब्रेन की कंटिन्यूएशन होती है, यानी कि हाइपोथैलेमस की कंटिन्यूएशन होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपो एंटीरियर में तो क्या होता है कि आपका हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर से क्रिएट करता है, वो रिलीजिंग फैक्टर आके
एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं कि भाईजान अब आप अपने ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करें, जिनको हम कहते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सेक्रेट करता है, और वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाके टारगेट ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और उन ग्लैंड की सेक्रेशंस प्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इससे उलट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस खुद हार्मोन्स बनाता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, खुद हार्मोन्स बना के उसको पिट्यूटरी को कहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि भाई आप थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लो, जब जरूरत पड़ी मैं आपको बताऊंगा, आपने ये डायरेक्टली इंस्टेंट इंस्टेंट रिलीज कर देने हैं फौरन, ऑलरेडी तैयार हार्मोन्स पड़े हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एक वो न्यूरल एक्सटेंशन है ना, न्यूरॉन्स के थ्रू ये हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ओ सॉरी, हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं। तो इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज कंटिन्यूस विद द ब्रेन। और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो का लफ्ज ग्लैंड के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? एंटीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ एक्ट्स मोर लाइक एज अ ग्लैंड। उसके बाद बच्चों डायग्राम देखें, इसके अंदर आपको थैलेमस नजर आ रहा है। थैलेमस से आगे आ जाए तो आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से लेके नीचे एक स्टॉक है, उस स्टॉक के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। फिर आपको पॉन्स में डला नजर आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको मजीद कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले मेरे साथ देखें, लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है ब्रेन बना हुआ है, इसके अंदर आपको पाइनियल ग्लैंड नजर आ रहा है, छोटा सा होता है। फिर आपको हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा है। इसी तस्वीर को उसने थोड़ा सा जो है ना वो मैग्नीफाई किया है। ये लेफ्ट साइड पे ये देखें, ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके थ्रू अटैच है? वाया इनफंडिबुलम, जिसको स्टॉक कहते हैं। अब इसमें आपको एंटीरियर पिट्यूटरी नजर आ रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नजर आ रही है। क्लियर हो गया? ये डायग्राम भी वही है, तो आप नेम कर लोगे, इनफंडिबुलम, हाइपोथैलेमस, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो एक और डायग्राम देखें, यहाँ से आपको नजर आ रहा है पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। अच्छा जी, अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें ना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पोर्शन जो कि स्टॉक के साथ साथ कंटिन्यू है, उस पोर्शन को कहते हैं पार्स ट्यूबरैलिस। ठीक हो गया? फिर जो मेन बल्क है, जो मेन स्ट्रोमा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसे कहते हैं पार्स डिस्टैलिस। और पार्स इंटरमीडिया क्या होता है? बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दरमियान वाला एक एरिया होता है ना, जिसे हम मीडियन एमिनेंस कहते हैं। ठीक है, वो होता है, उसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं पार्स नर्वोसा। तो ये चार पार्स का आपको पता चल गया कि पार्स ट्यूबरैलिस कौन सा होता है, जो इनफंडिबुलम के साथ साथ होता है। पार्स डिस्टैलिस एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। पार्स इंटरमीडिया सेंटर में होता है, और पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है। ठीक, और मीडियन एमिनेंस क्या है? मीडियन एमिनेंस आपने पढ़ा था कि जो आपका बेसिकली मिड ब्रेन होता है ना, जब आप ब्रेन को डिवाइड करते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो जो मिड ब्रेन के अंदर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होती हैं, उन्हें कहते हैं मीडियन एमिनेंस। ठीक हो गया? ये आपको एक और डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आपको पार्स ट्यूबरैलिस का पता चल गया। आप पोस्टीरियर लोब के अंदर, पोस्टीरियर लोब के इसको दूसरा नाम क्या है? पार्स नर्वोसा। फिर आपको पार्स एंटीरियर या पार्स डिस्टैलिस नजर आ गया, पार्स इंटरमीडिया नजर आ गया। ठीक है, जो सेंटर में है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा हम देखें तो वही आपको नॉलेज रिपीट हो रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ क्लासिकल ग्लैंड composed predominantly of cells that secrete protein hormones। तो बेसिकली क्या होता है, वो जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट आर इन प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ सेपरेट ऑर्गन बट इट इज a direct extension of hypothalamus. It is composed largely of the axons of hypothalamic neurons, which extend downward as a large bundle behind the anterior pituitary. It also forms the so-called pituitary stalk, which appears to suspend the anterior lobe from the hypothalamus.
ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, ये कॉन्सेप्ट आपसे सारी जिंदगी पूछा जाएगा हर जगह पे, और एग्जामिनर आपसे लाजमी पूछेगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का रिलेशन बताओ। किसी भी एंगल से सवाल पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ सेपरेट ग्लैंड, इट इज अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। वो कहेगा क्यों, तो फिर आपने बताना है क्यों। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ लार्ज फाइबर ऑफ एक्सॉन्स या नर्व फाइबर्स, और उन नर्व फाइबर्स या उन न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्रोड्यूस होकर डायरेक्टली इन नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करके आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक हो गया, और जरूरत पड़ने पर सेक्रीट होते हैं। तो अब आपको पता चल गया हाइपोफाइसिस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये फिर एक डायग्राम आपकी रिवीजन के लिए ऐड की है, इसमें आप देख रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट्स क्या हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस, और न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर होता है पार्स नर्वोसा। ये बच्चों जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसकी डायग्राम देख लें कि एंटीरियर लोब के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है कि हाइपोथैलेमस न्यूरॉन सेक्रीट करता है जिन्हें कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ना, ये पोर्टल वेसल्स के थ्रू आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, और वहां से एंडोक्राइन सेल्स या हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ थायराइड की बात करूं, अब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट करवाना है, T3 T4 सेक्रेट करवाना है, तो क्या होगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसे कहते हैं थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और उसको कहेगा भाई थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट करवाना है। पिट्यूटरी का एंटीरियर पोर्शन कहेगा सर मसला ही कोई नहीं है, वो प्रोड्यूस करेगा एक हार्मोन जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसको रिलीजिंग हार्मोन ने कहा कि भाई तुम स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करो। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जिसे कहते हैं T3 T4 कैल्सिटोनिन, ठीक हो गया, क्लियर। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब, होता क्या है कि हाइपोथैलेमस के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो हार्मोन्स डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, और वक्त पड़ने पर पोर्टल सिस्टम के अंदर या ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे हार्मोन्स जो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करें उन्हें कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है, या न्यूरो सेंसरी हार्मोन्स, तो ये या न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स, तो ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज एक ही हैं। फिर बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रॉफ में भी पूछा जा सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अब आप लोगों को मैंने बता दिया, समझ लगी आप लोगों को, डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों को। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और न्यूरो क्या है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एडिनो की बात करें तो दिस इज देयर इज पोर्टल सिस्टम बिटवीन एडिनो एंड हाइपोथैलेमस विच हैज ब्लड साइनोसाइड्स, ठीक हो गया, समझ आती है कि हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस के दरमियान एक पोर्टल सिस्टम है जो कि ब्लड लेके आता जाता है, ठीक। और न्यूरो की बात करें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर बेसिकली एक्सोनल कनेक्शन होता है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक हो गया। हाइपोथैलेमस के अंदर और पिट्यूटरी के दरमियान न्यूरॉन्स का नर्व फाइबर से एक्सॉन्स का कनेक्शन होता है, प्लस ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लेकिन एडिनो के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। फिर 75% जो है ना पोर्शन वो एंडिनो का है, 25% जो है ना वो उसका 25% पोर्शन जो है वो न्यूरो का है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें तो एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, पार्स डिस्टालिस है, पार्स ट्यूबरैलिस है, पार्स इंटरमीडिया है। और न्यूरो की बात करें तो उसके भी 3 पार्ट्स हैं, एक है उसके अंदर मीडियन एमिनेंस, एक है उसके अंदर इनफंडिबुलम, और एक है नर्वोजा। अब पार्स नर्वोजा तो मैंने आपको बता दिया था, आपको याद है पिछली स्लाइड में लिखा हुआ कि पिट्यूटरी स्टॉक इज अ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो है ना इनफंडिबुलम, उसको भी हम न्यूरो हाइपोफाइसिस का ही पार्ट समझते हैं। क्यों, न्यूरो हाइपोफाइसिस को हमने क्या कहा था, डायरेक्ट एक्सटेंशन है ना हाइपोथैलेमस की, और हाइपोथैलेमस इनफंडिबुलम के थ्रू अटैच है। तो इनफंडिबुलम बेसिकली हाइपोथैलेमस से ही आ रहा है, और अगर हाइपोथैलेमस से ही आ रहा है तो बेसिकली इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट है, और मीडियन एमिनेंस आपको समझा दिए। इसी तरह एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें
तो इट हैज क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफिल सेल्स के अंदर आपके एसिडोफिल एंड बेसोफिल सेल्स आ जाते हैं और क्रोमोफोर्स आ जाते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं क्रोमोफिल सेल्स, एक को कहते हैं क्रोमोफोब सेल्स। ये आपको फिल और फोब का तो डिफरेंस पता है ना, कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ उसके अंदर, अपनी बायोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है उसमें सेकेंड ईयर में, कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं उसके अंदर एक होते हैं हाइड्रोफिलिक और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक। तो जहाँ पे फिलिक का लफ्ज आता है इसका मतलब है कि इट हैज अफेक्शन टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग, ठीक है। और फोब की बात करें तो इसका मतलब है इट हैज रिपल्शन। तो क्रोमोफिल और क्रोमोफोब सेल्स का फर्क ये है कि क्रोमोफिल सेल्स जो होते हैं ना वो आपकी जो है ना डाई को, जो आपको मैंने बताया था ना कि हिस्टोपेंसिल्स होती हैं पिंक और ब्लू, ठीक है। तो बेसिकली वो इसलिए होती हैं कि हमारे पास ना ब्लू और पिंक स्टेन्स होते हैं। जब भी हम स्लाइड में बनाते हैं ना तो हम वो स्टेन डाल के फिर स्लाइड बनाते हैं। तो इस तरह कुछ सेल्स होते हैं जो जो है पिंक स्टेन उसको पकड़ लेते हैं, कुछ सेल्स होते हैं वो ब्लू स्टेन्स को पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स बनती हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर आती हैं, फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो कि ये डाई को पकड़ लेते हैं, उनके पास उन डाई के लिए अफेक्शन होती है, वो डाई उन्हें कलर कर देती है, उन्हें कहते हैं क्रोमोफिल सेल्स बिकॉज दे हैव अफेक्शन। और ऐसे सेल्स जो कि उस डाई को नहीं पकड़ते, उस डाई के साथ स्टेन नहीं होते, दे हैव फोबिया फॉर H&E स्टेन, उन्हें कहते हैं क्रोमोफोब सेल्स। तो जब हम हिस्टोलॉजी बनाते हैं इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो हम क्रोमोफोब्स को लेड पेंसिल के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है कि एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर क्रोमोफिल सेल्स होते हैं जिसके अंदर एसिडोफिल बेसोफिल होते हैं और क्रोमोफोब्स होते हैं, ठीक है। अगर एसिडोफिल सेल्स जो होते हैं वो पिंक कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और बेसोफिल को हम ब्लू से करते हैं, ठीक। और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ना बेसिकली इट हैज एक्सोनिक फाइबर्स एंड पिट्यूटरियोसाइट्स। फिर उसके बाद एडिनोहाइपोफाइसिस सेक्रीट करता है 7 डिफरेंट हार्मोन्स आफ्टर रिसीविंग एन अप्रोप्रिएट मैसेज फ्रॉम हाइपोथैलेमस वाया रिलीजिंग फैक्टर। और न्यूरोहाइपोफाइसिस डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन्स ऑन इट्स ऑन, इट इज अ न्यूरो इट इज अ न्यूरोहीमल ऑर्गन। न्यूरोहीमल ऑर्गन का मतलब ये है कि वो न्यूरोनल स्टिमुलेशन उसको रिक्वायर होती है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स के थ्रू वो अपने हार्मोन्स सेक्रेट करता है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक जितनी भी बात की है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ये है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये है, ये ऐसा क्यों है? देयर शुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड्स कि सर ऐसा क्यों है। तो ऐसा क्यों है ये देखने के लिए हमें ना इसकी थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी देखनी पड़ेगी। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में पढ़ाया था कि एम्ब्रियोलॉजी किस कदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रॉफ के अंदर एम्ब्रियोलॉजी का कोई पार्ट नहीं है, कोई पोर्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे जरूरी है वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा बच्चों, जब भी कोई चीज अपना मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही होती है ना तो हमें देखना होता है कि उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, यानी कि जब वो बनी थी तब किस पैटर्न पे बनी थी, जिस पैटर्न पे बनी थी उसी पैटर्न पे आगे सारा सिस्टम चलता है। तो अगर एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेशन देखें तो हाइपोथैलेमस बेसिकली इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ ब्रेन न्यूरल एक्टोडर्म। हो गया। एक बात आप लोगों को जनरल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पता होना चाहिए कि जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर 3 बेसिक लेयर होती हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो लाइफ बिगिंस विद 3 बेसिक लेयर्स। 3 बेसिक लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मीथोडर्म, फिर होती है एंडोडर्म। इन 3 लेयर से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं बॉडी के। आपको नाम से पता चल रहा है एक्टोडर्म होगी, उससे बाहर वाले स्ट्रक्चर बनेंगे, स्किन बनेगी, नेल्स बनेंगे, हेयर बनेंगे, इस तरह के पेंडिजेस बनेंगे, ठीक है। और एंडोडर्म और मीजोडर्म से फिर डीपर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जो ब्रेन के अंदर लेयर होती है ना उसे कहते हैं न्यूरल एक्टोडर्म। उस न्यूरल एक्टोडर्म की एक आउटग्रोथ होती है, एक आउट पोचिंग होती है जिससे बनता है हाइपोथैलेमस। जितना मैं बता रहा हूँ इट इज मोर देन इनफ, इसी को याद रखना है, रिटेन करना है। हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ ब्रेन न्यूरल एक्टोडर्म। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज एन आउटग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस न्यूरल एक्टोडर्म। हाइपोथैलेमस न्यूरल एक्टोडर्म की आउटग्रोथ थी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की आउटर ग्रोथ है, ठीक है।
और एंटीरियर पिट्यूटरी डेवलप्स एज अ सुपीरियरली डायरेक्टेड आउटग्रोथ ऑफ रूफ ऑफ द माउथ एंडोडर्म। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये रूफ ऑफ द माउथ एंडोडर्म से, जो डेवलपिंग माउथ होता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमीडियम, उस डेवलपिंग माउथ की एंडोडर्म से आता है। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से आता है? डेवलपिंग माउथ की एंडोडर्म से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस न्यूरल एक्टोडर्म की आउटग्रोथ से। ठीक हो गया। ये डायग्राम बच्चों जरा गौर से देखें, सबसे स्टार्ट से देखें, सबसे पहली डायग्राम है। इसके अंदर क्या है? ये आपको एक रेड से नजर आ रहा है और ऊपर एक ग्रे से नजर आ रहा है। ठीक हो गया। जो ऊपर ग्रे से नजर आ रहा है ना, ये जो आपके वेंट्रिकल्स हैं जो कि आपके सीएसएफ प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आगे हम जब जाके देखेंगे सीवीएस सॉरी सीएनएस के लेक्चर में, तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो ऊपर से आप देख लें कि वेंट्रिकल की एक आउटग्रोथ है डायनसेफ्लॉन, नीचे से आपको रेड कलर की न्यूरल एक्टोडर्म नजर आ रही है। इस न्यूरल एक्टोडर्म की एक आउटग्रोथ होती है, इस आउटग्रोथ को कहते हैं रथकीस पाउच। ये आपने नहीं भूलना कि व्हाट इज रथकीस पाउच। तो रथकीस पाउच बेसिकली अ पाउच ऑफ एक्टोडर्म that grows out from the upper surface of the embryonic stromidium. Stromodium या stromidium क्या है? Developing mouth and gives rise to the adenohypophysis of the pituitary gland. तो यहाँ से आपने याद रखना है कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ना एंटीरियर पिट्यूटरी, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो डेवलपिंग माउथ की एंडोडर्म से आता है। उस एंडोडर्म की आउटग्रोथ को कहते हैं रथकीस पाउच। अब देखें यहाँ से रथकीस पाउच थोड़ा बड़ा हुआ और ऊपर से एडिनोहाइपोफाइसिस ने उसे अपने अंदर इनक्लोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से एंटीरियर पोर्शन को कह दिया एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को कह दिया, जो कि ब्रेन वेंट्रिकुलर सिस्टम की डायरेक्ट एक्सटेंशन है, उसे कह दिया न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो रथकीस पाउच का समझ आ गया आपको? ये देखें कोर डायग्राम बड़ी खूबसूरत आप लोगों की ऐड की है। फ्लोर ऑफ फॉरब्रेन और रूफ ऑफ स्ट्रोमीडियम, दो लेयर्स इकट्ठी होती हैं। और हमें पता है कि जो रथकीस पाउच होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है रूफ ऑफ स्ट्रोमोडियम से। रूफ ऑफ स्ट्रोमोडियम की एक आउटग्रोथ होती है जिसे कहते हैं रथकीस पाउच। इस रथकीस पाउच से बनता है इंटीरियर पिट्यूटरी, और जो फ्लोर ऑफ फॉरब्रेन है वो डायरेक्टली बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। उसके बाद है जी इनर्वेशन, कि अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड की नर्व सप्लाई देखें तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन और वेरी क्लोज टू इट। Some hypothalamic neurons secrete neurohormones. They pass down connecting stalk to terminate close to the capillary serving posterior pituitary. ये बात आपको समझ आ गई है। आर्टीरियल सप्लाई देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई है सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये याद होनी चाहिए, रट्टा होना चाहिए। पिट्यूटरी का ग्लैंड का सवाल आएगा या आपने फौरन ठक 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 करके लिख के आनी। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो कैवर्नस वीनस साइनस एंड एडजेसेंट ड्यूरल वीनस साइनसेस। ठीक है, ब्रेन में जाके पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे इनका नाम याद करना है कि वीनस ड्रेनेज के अंदर देखें तो कैवर्नस वीनस साइनस एंड द एडजेसेंट ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं। फिर ये डायग्राम आप लोगों के लिए ऐड किए, यहाँ पे आप लोग देखें, आपको सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी नजर आ रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी कैपिलरी नेटवर्क, हाइपोथैलेमिक कैपिलरी नेटवर्क, इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी नजर आ रही है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं। ये डायग्राम्स आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई शो तो फिर पूछ लीजिएगा। यहाँ से देखें हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली आ रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। फिर आपको हाइपोफिजियल आर्टरी नजर आ रही है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम नजर आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोफिजियल वेन नजर आ रही है। अच्छा, ये जो है ना हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वीना सिस्टम, इसको आगे जाके हम डिटेल से देखते हैं ये क्या है। तो आपको पता है बच्चों बेसिकली हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं ना वो ये, अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको अगर आप लोगों ने गौर से सुनना है। मैंने अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं ना कि भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस इज डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ऐसा क्यों है या ऐसा कैसे होता है? तो होता ही है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है ना जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच आता है, ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दे आर एनक्लोज्ड इन वेसिकल्स। ये वेसिकल्स के अंदर होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से बनते हैं और वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब ये वेसिकल्स जो है ना ये एक्सॉन के थ्रू मूव करते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द टर्मिनल एंड ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरीज कैपिलरीज। समझ आई बात आपको? क्या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वेसिकल्स के अंदर एनक्लोज हुए होते हैं
और ये मूव डाउन करते हैं वाया एक्सॉन एंड एक्यूमुलेट नियर टर्मिनल एंड्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक्सॉन का वो एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटर होने लगता है, उस एंड के ऊपर ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब जरूरत पड़ती है, बॉडी को नीड होती है, तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि दीज हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम वेसिकल्स मच लाइक अ न्यूरोट्रांसमीटर इन दिस केस इनटू वीनस कैपिलरीज। जैसे कि हमने सिनैप्स में पढ़ा था ना, सेम उसी तरह ये हार्मोन्स भी सिक्रीट हो जाते हैं, लेकिन ये जाते हैं वीनस कैपिलरीज में और उन कैपिलरीज के थ्रू जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मोस्ट हार्मोनल इंटरेक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स फॉलोज द कॉमन पैटर्न। वही बात आपको जो मैंने पहले बताई थी कि हाइपोथैलेमस जो है ना वो आपका कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशंस को वाया रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक हो गया। और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है ना वो सेक्रीशन कंट्रोल करता है हार्मोन्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वाया स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, और डेड सेक्रीशन ऑफ डेड ग्लैंड अफेक्ट्स अदर टारगेट टिश्यू। यानी कि जो एट द एंड जो आपका ग्लैंड है ना वो जब अपने हार्मोन्स या अपनी सेक्रीशन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, तो फिर आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स टिश्यूज पे एक्ट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। थायराइड की एग्जांपल दी थी, आपको याद होगी। हाइपोथैलेमस से बच्चों जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना उनका ड्यूअल इफेक्ट होता है, या तो वो स्टिमुलेटिंग होंगे या वो इनहिबिटिंग होंगे। ठीक हो गया। मतलब ये कि हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स के थ्रू बाकी सारी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हमने पढ़ा हुआ था, हम आगे जाके ब्रेन में भी पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? इसीलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। जब जरूरत होती है तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है कि भाई अब स्टिमुलेट किए जाओ किए जाओ किए जाओ, और जब जरूरत नहीं होती तो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करता है। इनहिबिटिंग का मतलब होता है कि वो उस ग्लैंड की सिक्रीशंस को रोकते हैं कि भाई अब जरूरत नहीं है, अब और आपने नहीं सिक्रेट करना। ठीक है, तो आप सबको पता है, आपका पुराना नॉलेज है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये दो हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जिसे हम एडीएच भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के बेसिकली काम क्या है कि लेबर को इनिशिएट करता है। ठीक है, लेबर का आप सबको पता है कि जब बेबी मदर की वॉर्म के अंदर टांगे मारता है, स्ट्रेच प्रोड्यूस करता है, तो उस पेन को कहते हैं लेबर पेन। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली लेबर इनिशिएट करवाती है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा काम ये होता है कि बेबी जब निपल सक करता है तो उसके निपल सकने की वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है मदर के ब्रेस्ट के अंदर, और प्रोलैक्टिन ज्यादा सिक्रीट होता है और मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो ये भी ऑक्सीटोसिन का काम है कि इट स्टिमुलेट्स मेमरी ग्लैंड टू रिलीज मिल्क। फिर एक और ऑक्सीटोसिन का काम है कि इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन एक्टिविटीज अदर देन लेबर। जब बेबी वजाइना के थ्रू बाहर आ रहा होता है तो उस टाइम बेबी वजाइनल वॉल पे स्ट्रेच प्रोड्यूस करता है। उस स्ट्रेच की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन वजाइना को मजीद डायलेट कर देता है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक होता है जो बेबी के स्ट्रेच से वजाइना को स्टिमुलेट करवाता है, वजाइना को रिलैक्स करवाता है, उसे ओपन करवाता है। तो ये भी ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। और वेसोप्रेसिन एडीएच की बात करें तो आप सबको पता है कि एडीएच ऐसा हार्मोन है कि जो आपकी किडनी के अंदर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, तो आपके पानी की आउटपुट, यूरिन आउटपुट को कम करवाता है। अगर तो एडीएच ना हो तो आपका इतना ज्यादा वाटर जो है ना वो यूरिन के अंदर सिक्रीट हो जाए। फिर रिलीजिंग हार्मोन का आपको पता चल गया, इनहिबिटिंग हार्मोन का आपको पता चल गया। ये देखें जो कहते हैं ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हार्मोन्स को ये होता है कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन द हाइपोथैलेमस बट रिलीज इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये आपको नजर आ रहा है पिंक पिंक कलर के। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ये बच्चों एमसीक्यू है, दो आपको याद होने चाहिए कि जो ऑक्सीटोसिन है ना डेट इज सेक्रेटेड बाय सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, और जो एडीएच है इट इज सेक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये दो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज मार्केट, ये न्यूरॉन्स के थ्रू ये। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ना वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और जो एडीएच इज प्रोड्यूस बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब ये बन गए, अब ये हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स के थ्रू आएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक हो गया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ग्रोथ हार्मोन एक होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है,
ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है? ये आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, आपकी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट कंट्रोल्स सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच सिक्रीट होता है। इस एसीटीएच का क्या काम होता है? इट कंट्रोल सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। फिर एफएसएच रिलीज होता है। फीमेल्स के अंदर इसका क्या काम होता है कि जो ओवम होता है, एग होता है, उसकी मैच्योरेशन करवाते हैं और ओवरिस से एस्ट्रोजन की सेक्रेशन करवाते हैं। ये दो काम होता है एफएसएच के। फिर एलएच ल्यूटनाइजिंग हार्मोन के क्या काम होते हैं? मेल्स के अंदर दे स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोडक्शन। इन फीमेल्स दे स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ओवम बाय ओवरी, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, बेसिकली ये जो है ना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये आपकी जो एक इंटरमीडिएट लोब होती है, जो मिडिल लोब होती है, जिसको मैंने कहा था कई बुक्स लिखती हैं कि पिट्यूटरी इज कंपोज्ड ऑफ 3 लोब्स, कई लिखती हैं 2 लोब्स। तो जो मीडियम वाली लोब होती है ना, वहां से बेसिकली ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और अलोंग विद एसीटीएच अफेक्ट्स पिगमेंट रिलीज इन द स्किन। ये अभी तक जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा जो है ना वो है समझी है कि आप देख लें इंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, जीएच, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोलैक्टिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है। ये अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं कि मेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन का रोल बताओ, तो फिर बच्चे सोच रहे होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है, मेल के अंदर प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर से आपको होता है ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन आते हैं। अच्छा, ये स्टॉक सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो इसको कहते हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम या हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ब्लड वेसल्स का एक कनेक्शन होता है। कहता था हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम इज द कंड्यूट। कंड्यूट कहते हैं एक चैनल that connects the brain to the anterior pituitary. The portal system is made up of two capillary beds, one in the median eminence and other in the anterior pituitary. Its main function is to transport and exchange of hormones to allow fast communication between both glands. In response to signals from the same hypothalamic neurons, the hormones are released from the axon terminals into the bloodstream. ठीक हो गया? तो ये सारे हार्मोन्स हैं कि जो कि इस सिस्टम के थ्रू सिक्रीट होते हैं। फिर ये ऐसा सिस्टम है ब्लड वेसल्स का इन द माइक्रो सर्कुलेशन एट द बेस ऑफ द ब्रेन कि जो कि हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट करवाता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करना है और एक्सचेंज करना हार्मोन्स को बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर हो गया? ये बच्चों आपके लिए एक टेबल ऐड की है कि डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको आप सबने एक दफा पढ़ लेना है। ये कई दफा क्वेश्चन आ जाता है प्रॉफ के अंदर, तो इसको लाजमी आप लोगों ने देखना, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों उसके बाद आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने बहुत सुना है, आज हम इसको बड़े प्यार से देखते हैं। थायराइड ग्लैंड की बात करें ना तो आपकी एंटीरियर नेक के अंदर होता है। एंटीरियर नेक का मतलब है आगे वाला नेक का हिस्सा जिसको आप हाथ लगाते हैं आगे से। पोस्टीरियरली बात करें तो पीछे ऑक्सीपिटल रीजन आ जाता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द एंटीरियर नेक। अब इसकी लोकेशन क्या है कि ये C5 और T1 वर्टिब्रा के दरमियान होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो आपने कहना है बिटवीन C5 टू T1 वर्टिब्रा। थायराइड ग्लैंड के बच्चों दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। और दीज आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रल इस्थमस एंटीरियरली। एंटीरियरली जो है ना राइट और लेफ्ट लोब एक इस्थमस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, एक छोटी सी आप समझ लें स्टॉक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं इस्थमस। दिस प्रोड्यूस द बटरफ्लाई शेप अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप। द lobes of the thyroid gland are wrapped around the cricoid cartilage and superior rings of trachea. कहता है कि जो आपके थायराइड ग्लैंड के लोब्स है ना, दे आर रैप्ड अराउंड क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड सुपीरियर रिंग्स ऑफ द ट्रेकिया। द ग्लैंड इज लोकेटेड विद इन द विजरल कंपार्टमेंट ऑफ द नेक अलोंग विद ट्रेकिया, इसोफेगस एंड फेरिंग्स। कहता है आपकी नेक का वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर ट्रेकिया, इसोफेगस और फेरिंग्स होता है ना, उसी कंपार्टमेंट के अंदर थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है।
दिस कंपार्टमेंट इज बाउंड बाय द प्रीट्रेकियल फेशिया। इस सारे कंपार्टमेंट के अराउंड एक फेशिया होता है, उसे कहते हैं प्रीट्रेकियल फेशिया। ठीक है, तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि आपके जो थायराइड ग्लैंड के लोब्स है ना, दैट आर रैप्ड अराउंड क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड सुपीरियर रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, और ये उस कंपार्टमेंट के अंदर, विजरल कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपके ट्रेकिया, एसोफेगस और फेरिंग्स है, और उस कंपार्टमेंट को प्रीट्रेकियल फेशिया ने कवर किया हुआ है। ये देखें, यहाँ से आपको थायराइड ग्लैंड का थोड़ा सा पता चल रहा है। ये आपके थायराइड ग्लैंड है, राइट और लेफ्ट लोब है, और सेंटर में क्या है, इस्थमस। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज नजर आ रहा है, रिंग्स, सुपीरियर रिंग्स ऑफ ट्रेकिया नजर आ रहे हैं। ये देखें बच्चे, सबसे ऊपर से देखें तो हायोइड बोन है, नेक बोन। फिर आप नीचे आ जाएं तो आपका थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ट्रेकियल रिंग है, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग, पिरामिडल लोब है, राइट और लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इस्थमस है और ट्रेकिया है। यहाँ से आप पोजीशन देखें कि थायराइड ग्लैंड की पोजीशन है C5 to T1। ठीक हो गया। कहता है द थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स कनेक्टेड बाय अ सेंट्रल इस्थमस। इट इज रैप्ड अराउंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ट्रेकिया एंटीरियरली। तो अब आपको यहाँ से नजर आया कि थायराइड ग्लैंड इज रैप्ड अराउंड क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ट्रेकिया एंटीरियरली। इसके एंटीरियरली क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है और ट्रेकिया है। ठीक हो गया। और इसके ऊपर क्या है, थायराइड कार्टिलेज। आपको लोकेशन समझ आ गई इस ग्लैंड की। अब जी इस ग्लैंड की भी हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक एमसीक्यू है कि सबसे पहला ग्लैंड जो बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हुआ था वो था थायराइड ग्लैंड। सबसे पहला ग्लैंड जो बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हुआ था वो था थायराइड ग्लैंड, और इसकी अप्रोक्सीमेटली 24th डे ऑफ जेस्टेशन, यानी कि जब एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, तो उसके 24th डे पे थायराइड ग्लैंड बनना शुरू हो गया। थायराइड ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि सिंस बेबी वॉज एम्ब्रियो उस दिन से ये काम कर रहा है, और इसके जो हार्मोन्स है वो पूरी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि दिस अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवेज। ठीक है, आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है कि फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, वो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं वाया सिग्नलिंग पाथवेज। अब थायराइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू मेन स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है ना वो दो मेन स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है। एक होता है प्रिमिटिव फेरिंग्स एंड द न्यूरल क्रेस्ट। प्रिमिटिव फेरिंग्स और न्यूरल क्रेस्ट सेल से थायराइड ग्लैंड बनना शुरू होता है। यहाँ से आप देखें, आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपने जो मैं कहूँगा वो देखना है। आप थाइमस देखें, उससे ऊपर, सबसे ऊपर देखें सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर देखें इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। मैंने आपको कहा था कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको हम थायराइड ग्लैंड से इसलिए पढ़ते हैं कि वो डायरेक्टली अटैच होते हैं थायराइड ग्लैंड के साथ। ठीक हो गया। अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी देखें, तो ये दो तीन लफ्ज जो है ना ये आपने लिख के आने हैं वहाँ पे। यहाँ से आपको उसने कहा था ना थायराइड ओरिजिनेट फ्रॉम प्रिमिटिव फेरिंग्स एंड द न्यूरल क्रेस्ट। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 पार्ट जो नजर आ रहा है ना, बेसिकली आपको फेरिंग्स का ट्रेकिया का नजर आ रहा है। ठीक है, तो फेरिंग्स या ट्रेकिया से, न्यूरल क्रेस्ट सेल से ये जो है ना थायराइड ग्लैंड डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर इसके रिलेशंस देखें तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली नेक के अंदर, आपको पता है नेक छोटी सी होती है, नेक के अंदर सारे स्ट्रक्चर इकट्ठे साथ साथ ही पड़े होते हैं। तो हमने थोड़ा सा ये देखना है कि एनाटॉमिकली इसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या है। तो थायराइड ग्लैंड के एंटीरियरली आगे की तरफ है इंफ्राहायोइड मसल्स। ठीक है, इंफ्राहायोइड मसल्स। लेटरली देखें साइड्स पे तो कैरोटिड शीट है, जिसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिड शीट के कंटेंट्स आपको हम आगे जाके पढ़ेंगे। कैरोटिड शीट के अंदर बेसिकली आपका वो आ जाता है, आपका थायराइड ग्लैंड आ जाता है, आपका ट्रेकिया आ जाता है, आपका इसोफेगस आ जाता है, आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ जाती है, आपकी जगुलर वेन आ जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मीडियली देखें तो इसके ऑर्गन्स है, कौन से, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया, इसोफेगस है। आपकी नर्व्स आ जाती हैं, एक्सटर्नल लेरिंजियल, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम
एंडो के अंदर ग्लैंड्स जब भी पढ़ेंगे तो हम उसकी आर्टीरियल सप्लाई पढ़ेंगे, वीनस सप्लाई पढ़ेंगे, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे, 4 चीजें हर ग्लैंड की पढ़ेंगे। तो arterial supply of the thyroid gland is via two main arteries, superior thyroid artery और inferior thyroid artery। बेसिकली ये दो आर्टरी सप्लाई करती हैं थायराइड ग्लैंड को। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और अगर इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात करें तो इट राइजेस फ्रॉम द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, अ ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। आपकी जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स ये जब डेवलप हुई थी तो ये 4 पार्ट्स में डेवलप हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेसिकली प्रिमिटिव फेरिंग्स के जो थर्ड और फोर्थ पार्ट्स है ना, जो थर्ड और फोर्थ पाउचेस हैं, उन पाउचेस से डेवलप हुए थे। थर्ड पाउच से डेवलप हुआ था इंफीरियर पैराथायराइड और फोर्थ पाउचेस से डेवलप हुए थे सुपीरियर पैराथायराइड। हमने पहले भी पढ़ा था, जो मैंने आपको कहा था एमसीक्यू है, तो ये डायग्राम भी आप देख रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये स्लाइड आप लोगों के लिए ऐड की है कि फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। अच्छा, फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड को मैंने आपको बताया था कि पैराथायरॉइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है पैराथार्मोन, इट इज बेसिकली वेजोमोटर नॉट सिक्रीटोमोटर। तो क्या होता है कि जब भी आपके ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती है तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से। इस पैराथायरॉइड हार्मोन ने क्या करना है, इसने आपकी 3 चीजों पे एक्ट करना है, एक बोन पे, एक ब्रेन पे और एक इंटेस्टाइन पे। बोन पे एक्ट करेगा तो क्या करेगा, इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन के अंदर से कैल्शियम निकालेगा बाहर और ब्लड में भेजेगा कि भाई ब्लड में तो कमी हो रही है। बोन में क्या करना है हमें, जब ब्लड में पूरा नहीं होगा तो बोन का क्या फायदा। उसके बाद ये एक्ट करेगा ब्रेन के अंदर, और ब्रेन नहीं, सॉरी, ब्रेन के अंदर नहीं एक्ट करेगा ये आपकी किडनी पे एक्ट करेगा, ठीक है। किडनी के अंदर क्यों क्या होता है कि आपकी कैल्शियम का जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम आपकी 3 जगहों पे जाती है। एक आपकी बोन में जाती है स्टोर होने के लिए, एक आपकी किडनी में जाती है, किडनी में जाके फिल्टर होती है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है जो एक्सेस कैल्शियम होती है, ठीक है। और आपकी इंटेस्टाइन्स में जाती है। इंटेस्टाइन्स में जाने का क्या फायदा होता है कि आपकी फीसिस के थ्रू सिक्रीट होती है। आप एक दिन में जितनी मर्जी कैल्शियम खा ले, सिर्फ 0.1% कैल्शियम आपकी बॉडी में एक दिन में स्टोर होनी है, बाकी सारी कैल्शियम आपकी बॉडी से सेक्रीट आउट हो जाएगी। वो 0.1% आपकी बोन्स में जाती है, बाकी कहीं पे कोई काम नहीं कैल्शियम का, ठीक है काम और भी है, नर्व्स के अंदर है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट काम नहीं होता कि उसके अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखना पड़े। बेसिकली जो कैल्शियम स्टोर होती है वो 0.1% होती है, और 0.1% एक दिन के अंदर इतनी शदीद कैल्शियम होती है कि हमें और जरूरत नहीं रहती। जितनी भी एक्सेस कैल्शियम लेंगे वो यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू सिक्रीट हो जाएगी। लेकिन अब इस केस में सिनेरियो डिफरेंट है। अब यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो गई ब्लड के अंदर, तो पैराथायराइड हार्मोन ने क्या करना है, उसने बोन को कहना है भाई तुम भी अपनी कैल्शियम दो, किडनी को कहना भाई तुम भी रुक जाओ, भी जो है ना वो कैल्शियम को यूरिन के अंदर लॉस नहीं करवाना, और इंटेस्टाइन को कहते भाई मेरी बहन तुम भी रुक जाओ, जो है ना अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन ज्यादा करवाओ। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उसको सेक्रेट ना करो फीसिस में। तो हर वो काम जिससे कैल्शियम बॉडी के अंदर स्टोर रहे और ब्लड के अंदर आ जाए, वो काम करवाने हैं पैराथायराइड हार्मोन है, ठीक है। एज रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। इसके लिए आपसे ज्यादा फिजियो में या उसमें पूछेंगे बायोकेम में, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसका, ठीक है। और इसके 100% ऑपोजिट काम किसका है, कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि जब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम होगी ब्लड के अंदर तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा। अब उस कैल्सिटोनिन ने 3 काम करने हैं। इसने बोन से बाहर निकलवाया कैल्शियम को, कैल्सिटोनिन बोन के अंदर भिजवाएगा। इसने किडनी को कहा था कि भाई डिक्रीज लॉस करो, उसने कहना है किडनी को कि इंक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। और कैल्सिटोनिन ने स्मॉल इंटेस्टाइन को कहना है कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करना, बाहर निकालो। एज अ रिजल्ट क्या होगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये बच्चों एक क्लिनिकल बात आप लोगों के लिए ऐड की है कि पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब क्या है, हाइपर और हाइपो का मतलब आपको पता होना चाहिए। हाइपर का मतलब है ज्यादा और हाइपो का मतलब है कम, ठीक है। इसको कई लोग कैल्सीमिया कहते हैं, कई कैल्शीमिया कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर कैल्शीमिया कह दे तो आपने जो है ना वो परेशान ही हो ना कि कहीं ये कोई और ही जुबान तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये मेरे साथ एक दफा हुआ था वाइवा के अंदर, एमबीबीएस के अंदर। एक हमारे एग्जामिनर आए तो उनको पता नहीं कहीं शायद सीन को शीन बोलते थे, तो कहीं कैल्शीमिया। अब 3-4 बंदे अंदर बैठे हुए थे, सारे हम परेशान को ये तो हमने पढ़ा ही कहीं पे नहीं। फिर खैर तुक्का मारा हमें से किसी ने,
तो फिर वो सही हो गया। सर ने कहा तुम लोगों को कैल्शियमिया का नहीं पता, वो कैल्शियमिया का हमारी हंसी निकले। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कैल्शियमिया हो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कहता है कि ड्यू टू देयर लोकेशन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर एट अ हायर रिस्क ऑफ बीइंग डैमेज्ड और रिमूव्ड इनएडवर्टेंटली ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। कहता है कि चूंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि थायराइड की सर्जरी के अंदर ना चाहते हुए भी ये डैमेज हो जाए या रिमूव हो जाए, हमें पता ना चले। इस कंडीशन में क्या होगा, जब पैराथायरॉयड हार्मोन है ही नहीं तो बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा, सीरम के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन का ही तो काम था कि सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखना। तो जब वो मेंटेनेंस वाले हजरात ही नहीं है, फिर तो कमी आएगी ना कैल्शियम के अंदर, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया। पेशेंट को टेटनी होना शुरू हो जाएगी। टेटनी होता है कि आपके हैंड की, आपकी बॉडी की इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन, जिस तरह कहते हैं ना कि वो कोई मसल जो ट्विच कर रहा होता है, उसे कहते हैं टेटनी, ठीक है। मसल क्रैम्प्स होंगे, पैरासीजिया ऑफ द फिंगर्स, टोज एंड माउथ। पैरासीजिया कहते हैं नंबनेस हो जाना, कहते हैं ना पाउंस हो गया, वो उसको कहते हैं पैरासीजिया। आपकी फिंगर्स, टोज, माउथ हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रिस्क इट इज यूजली स्टैंडर्ड पोस्ट ऑपरेटिव प्रैक्टिस टू चेक द पैराथायरॉयड हार्मोन एंड सीरम कैल्शियम ऑल पेशेंट्स फॉलोइंग थायराइड सर्जरी। कहता है इस चीज से बचने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए, जब भी किसी पेशेंट की थायराइड सर्जरी होती है तो हम फौरन उसका सीरम कैल्शियम करवाते हैं। हमें पता चल जाता है उस टेस्ट से कि बॉडी के अंदर सीरम के अंदर कैल्शियम की क्या अमाउंट है, ठीक है। ये देखें जी, ये एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर आप लोगों के लिए ऐड की है। कहता है ड्यूरिंग सर्जरी ऑन द थायराइड ग्लैंड द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड प्रिजर्व। यहाँ से बच्चों आप देखो तो आपको नजर आ रहा है, ये आपको थायराइड ग्लैंड नजर आ रहा है, उसकी बैक साइड पे आपको ऊपर ब्लैक कलर के खूबसूरत खूबसूरत से दो नजर आ रहे हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक हो गया। ये बच्चों आपके लिए आप लोगों की ख्वाहिश पे डायग्राम ऐड किया है कि कैल्सिटोनिन वर्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन। ये डिफरेंस आपको आ जाता होता है सुनाने के लिए भी, लिखने के लिए भी, तो इसको एक दफा देख लीजिएगा। बाकी आपके ग्लैंड्स का काफी पोर्शन हो गया, आपका सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, थायराइड ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई के अंदर हम एक और आर्टरी की बात करते हैं, उसे कहते हैं थायराइड ईमा आर्टरी, ठीक है। थायराइड ईमा कह लें, आइमा कह लें। ये आर्टरी जो है ना तकरीबन 10% पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है, एडिशनल आर्टरी है। और ये कहाँ से राइज होती है, इट राइजेस फ्रॉम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एंड सप्लाइज द एंटीरियर सरफेस एंड isthmus ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी है और एक थायराइड ईमा आर्टरी है। इनके नाम आपको पता होना चाहिए और ये कहाँ कहाँ से डिराइव हुई है ये आपको पता होनी चाहिए। फिर वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज इज कैरिड बाय द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायराइड वेन्स। ये तीनों वेन्स जो है ना, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर थायराइड वेन, ये मिलके वीनस प्लेक्सिस बनाती हैं अराउंड द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, ये जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन्स है ना, दे ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, और जो इंफीरियर वाली वेन है इट एम्प्टीज इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों डायग्राम ऐड किया है आर्टीरियल और वीनस सप्लाई की, इसको आप देख लीजिएगा। ये भी इसमें आपको सुपीरियर थायराइड आर्टरी नजर आ रही है, उसके अलावा आपको इस्थमस नजर आ रहा है, थायराइड कार्टिलेज नजर आ रहा है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ट्रेकिया नजर आ रहा है। नर्व सप्लाई की बात करें तो थायराइड ग्लैंड रिसीव्स sympathetic nerve supply from the superior, middle and inferior cervical ganglion of the sympathetic trunk, ठीक है। आपको पता ना, एक होती है सिंपैथेटिक सप्लाई, एक होती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। तो थायराइड ग्लैंड को जो आपके पास सिंपैथेटिक सप्लाई आती है वो आती है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक से, ठीक है। और थायराइड की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई आती है वो आती है फ्रॉम सुपीरियर लेरिंजियल नर्व एंड द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ये दोनों जो नर्व्स है ना, दीज आर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व। तो हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड को जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आ रही है वो आ रही है सिंपैथेटिक ट्रंक के सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ रही है वेगस नर्व की ब्रांचेस से। कौन कौन से ब्रांचेस, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना थायराइड ग्लैंड की,
वो होती है टू द पैराट्रेकियल एंड डीप सर्वाइकल नोड्स, यानी कि पैराट्रेकियल और डीप सर्वाइकल नोड्स के अंदर लिफ्ट ड्रेनेज होती है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक वाइटल ग्लैंड है हमारे पास, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, बहुत से फंक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू रेगुलेट मैनी बॉडी फंक्शंस बाय कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग अ स्टेडी अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन्स है ना, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होते हैं कैल्सिटोनिन। इन हार्मोन्स का क्या काम होता है? ये हमारी वेट रेगुलेशन के अंदर हमें हेल्प करते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर करते हैं, इंटरनल टेम्परेचर के अंदर करते हैं, स्किन, नेल, हेयर ग्रोथ, इन सब के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है, इन ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, हार्ट, मसल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन डेवलपमेंट, बोन मेंटेनेंस, जितने आपको काम आते हैं सब इसमें लिखते हैं। इट करेक्ट फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन अ गुड सप्लाई ऑफ आयोडीन फ्रॉम द डाइट। अब कैसे थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करता जाएगा? अगर तो हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 नहीं सिक्रीट करेगा और एक कंडीशन कॉज होगी जिसे कहते हैं गोइटर, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से आपने याद कर लेना है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ज्यादा आपको फिजिक्स में पूछा जाएगा, लेकिन वाइवा में आपसे पूछेंगे कि बच्चों T3 T4 जो है थायराइड हार्मोन का फंक्शन बताओ, तो आपने ये ठक ठक करके 10 सुना देने कि ग्रोथ के अंदर, मैच्योरेशन ऑफ बोन के अंदर, मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के अंदर, नर्व्स इन CNS के अंदर, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जनरेशन ऑफ हीट, मेटाबॉलिक इवेंट्स लाइक रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, रेगुलेट फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट इन्फ्लुएंसेस मूड एंड बिहेवियर, इट अफेक्ट्स फीटल डेवलपमेंट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड सबसे पहला ग्लैंड है टू डेवलप, तो ये इसीलिए डेवलप जल्दी होता है क्योंकि इसने फीटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करना होता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट करवानी होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट करवानी होती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपके लिए क्लिनिकल इंफॉर्मेशन ऐड की है विच इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। क्या है? कहता है द लेफ्ट एंड राइट रिकरेंट laryngeal nerves lie in close proximity to the thyroid and care must be taken not to damage them during thyroid surgery. They branch from their respective vagus nerves within the chest and hook around the right subclavian artery or the arch of aorta, left recurrent laryngeal nerve. ठीक है। The recurrent laryngeal nerve then travels back up the neck, running between the trachea and esophagus in the tracheoesophageal groove. It then passes underneath the thyroid gland to innervate the larynx. ठीक हो गया बच्चों। ये लिखा हुआ है कि आपके पास वेगस नर्व की ब्रांच होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। राइट साइड की होती तो उसे कहेंगे राइट रिकरेंट लेरिंजियल, लेफ्ट साइड की होगी तो उसे कहेंगे लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल। ये जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स होती है ना बच्चों, ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पास पड़ी होती हैं, और जब हम थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करते हैं तो हमने ख्याल रखना होता है कि खुदा ना खास्ता ये नर्व्स ना कट जाएं। अगर थायराइड की सर्जरी के अंदर ये नर्व्स कट जाएंगी तो सारी जिंदगी के लिए पेशेंट बोल नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये आपने याद करना है कि वेगस नर्व की जो ब्रांच है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पास पड़ी होती है, और ड्यूरिंग सर्जरी इसको हमने ख्याल करना होता है कि इसको ना हम कहीं कट करते हैं। ठीक है। फिर बच्चों आगे आपका छोटा सा ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। ये इस डायग्राम से ही देख लें। सबसे पहले आपको थायराइड ग्लैंड नजर आ रहा है, राइट और लेफ्ट लोब और बीच में स्टमक है। इसके ऊपर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं। अच्छा, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है ना बच्चों, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये भी एंटीरियर नेक में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, विच एक्ट्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। ठीक हो गया। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? 4 ग्लैंड्स होते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर नेक के अंदर होते हैं। ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। इस हार्मोन का काम ये होता है कि आपके सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन का कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट इफेक्ट है। जो थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा था ना कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का काम ये होता है कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम करवाता है, यानी कि ब्लड से कैल्शियम पकड़ के बोन्स में, टीथ में और इंटेस्टाइन में भिजवाता है। और ये पैराथायराइड हार्मोन उल्ट काम करता है, ये बोन से, इंटेस्टाइन से निकाल के ब्लड में देता है, ब्लड में जरूरत है। ठीक है।
इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि जो होते हैं ना पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये होते हैं एंटीरियर ऑफ द नेक में है, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड की पीछे वाली सरफेस पे ये जोड़े होते हैं, दो पर दो नीचे, ठीक है। दे आर फ्लैटेंड एंड ओवल इन शेप, फ्लैटेंड होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं। दे आर सिचुएटेड एक्सटर्नल टू द थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ बट विद इन द प्रीट्रेकियल फेशिया। ये थायराइड ग्लैंड से बाहर होते हैं, ऐसे नहीं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं। आप समझ रहे हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर मैं 4 टेबलेट्स रख दूं तो उस तरह होते हैं कि होते हैं थायराइड ग्लैंड के बाहर हैं, लेकिन इन्हें भी प्रीट्रेकियल फेशिया ने कवर किया ही होता है। Most individuals have 4 parathyroid glands, although variation in number। नॉर्मली एवरेज ये है कि हर बंदे में 4 होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होती है, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली 4 होते हैं। बच्चों 2 होते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो ऊपर होते हैं, 2 होते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो नीचे होते हैं। ये जो ऊपर वाले 2 सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है ना, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फोर्थ फ्रिंजियल पाउच, ये एमसीक्यू आता है। दे आर लोकेटेड एट द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच थायरॉयड लोब। हर थायराइड लोब की 2 थायराइड लोब है ना, राइट और लेफ्ट, दोनों थायराइड लोब्स की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, उनके मिड में प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। और जो इंफीरियर पैराथायरॉयड है, ये कहाँ से डिराइव होते हैं? ये होते हैं थर्ड फ्रिंजियल पाउच से। ये भी एमसीक्यू है, दोनों एमसीक्यूज आते हैं कि सुपीरियर पैराथायरॉयड कहाँ से डिराइव होते हैं? फोर्थ फ्रिंजियल पाउच से, और इंफीरियर वाले डिराइव होते हैं थर्ड फ्रिंजियल पाउच से। अब ये जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, दे आर यूजुअली फाउंड नियर द इंफीरियर पोल्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो आपको याद होना चाहिए कहाँ से डिराइव होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। ये देखें जी, ये आपको बेसिकली ट्रांसवर्स व्यू दिखाया है, बैक साइड वाले स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं आगे से, ट्रांसपेरेंट व्यू। इसमें आपको थायरॉयड ग्लैंड नजर आ रहा है, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड नजर आ रहे हैं, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी नजर आ रही है। अब बच्चों वास्कुलेचर की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है ना, वो भी सेम है एज कम्पेयर टू थायरॉयड ग्लैंड, क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही तो होते हैं। तो इनकी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है ना, इट इज मेनली वाया इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। क्यों? हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि थायरॉयड ग्लैंड को कौन कौन प्रोवाइड करता है? सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी और थायरॉयड ईमा आर्टरी। अब ये जो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी है ना, बेसिकली ये सप्लाई करती है किसको? पैराथायरॉयड को। क्यों? क्योंकि इट सप्लाइज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, और पैराथायरॉयड ग्लैंड तो होते ही थायरॉयड की पोस्टीरियर सरफेस पे है। तो जो आर्टरी थायराइड को पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही है, वही पैराथायराइड को भी सप्लाई करेगी ना। तो ये बात समझ आ गई। कहता है कोलेट्रल आर्टीरियल सप्लाई फ्रॉम द सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड थायराइड ईम आर्टरी, यानी कि पैराथायराइड की मेन आर्टरी कौन सी है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। और हेल्पिंग आर्टरीज कौन सी है? सुपीरियर पैराथायराइड, सॉरी सुपीरियर थायराइड और थायराइड ईम आर्टरी। और वीनस रेंज इसकी भी वैसे ही है, सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर थायराइड वेन, जैसे हमने थायराइड में पढ़ी थी। नर्व्स की बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैव एन एक्सटेंसिव सप्लाई ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स डिराइव्ड फ्रॉम थायराइड ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, कहता है सर्वाइकल गैंग्लियन की थायराइड ब्रांचेस सप्लाई करती हैं किसको? पैराथायराइड को। ये इसकी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है। कहता है दीज नर्व्स आर वेजोमोटर नॉट सेक्रेटोमोटर। एंडोक्राइन सेक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। अच्छा बच्चों, वेजोमोटर और सेक्रेटोमोटर का क्या मतलब है? वेजोमोटर और सेक्रेटोमोटर, वेजोमोटर को देखें तो इसमें दो लफ्ज हैं। वेजोमोटर, वेजो का मतलब वेसल्स और मोटर का मतलब है फंक्शन। सेक्रेटोमोटर का फंक्शन है, सेक्रेटोमोटर का मतलब है कि सेक्रेटिंग फंक्शन है उसका। वेजोमोटर का फंक्शन क्या है, सॉरी वेजोमोटर का मतलब क्या है और सेक्रेटोमोटर का मतलब क्या है? सेक्रेटोमोटर का मतलब है कि इनका फंक्शन सेक्रेटरी है, कि जब नर्व सप्लाई इनको स्टिमुलेट करेगी तो ये अपनी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने पिट्यूटरी के अंदर पढ़ा था ना कि हाइपोथैलेमस से थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसे कहेगा चलो भाई T3 T4 निकालो। तो बेसिकली T3 T4 क्या है? सेक्रेटोमोटर फंक्शन है। लेकिन ये जो है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, ये वेजोमोटर फंक्शन है। वेजोमोटर का फंक्शन ये क्या है कि जो सेक्रीशन है इसकी पैराथायराइड हार्मोन की, दैट इज नॉट ड्यू टू पिट्यूटरी, इट इज ड्यू टू बॉडी कैल्शियम लेवल। यानी कि जब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा तब पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा। इसने
पिट्यूटरी की मदद से नहीं सिक्रीट होना। ये बात समझ आ गई आपको? कहता है दीज नर्व्स आर वेसोमोटर नॉट सिक्रीटोमोटर, यानी कि एंडोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। क्लियर हो गई बात? उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी पैराट्रेकियल और डीप सर्वाइकल नोड्स में जाते हैं, जैसे कि थायराइड जाता था। अच्छा बच्चों, थोड़ी डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे थायराइड ग्लैंड डेवलप हुआ था फ्रॉम एंडोडर्मल थिकनिंग इन फ्लोर ऑफ अर्ली फेरिंग्स एंड एपिथेलियम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ गिल स्लिट पाउचेस। तो ये आपने बात याद रखनी है कि थायराइड ग्लैंड की तरह ये पैराथायराइड ग्लैंड भी जो है ये एंडोडर्मल थिकनिंग से डेवलप होते हैं इन द फ्लोर ऑफ अर्ली फेरिंग्स एंड एपिथेलियम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ गिल स्लिट पाउचेस। आपके लिए सिर्फ इतना ही याद रखना जरूरी है, एक लाइन बस आपने याद रखना। For any queries, join us on our social media sites.